अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हमारा टॉपिक है मिर्ज़ा गालिब। बहुत अज़ीम शख्सियत, बहुत पायदार शख्सियत। इनके बारे में जितना बयान करूं मैं समझता हूं उतना ही कम है मेरे लिए। आपको पता है गालिब के शागिर्द हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। जब वो उनकी किसी एक चीज़ पर तारीफ़ करने निकले, किसी एक चीज़ के बारे में बयान करने निकले, तो उन्होंने पूरी किताब की किताब भर दी। अगर गालिब के सिर्फ शख्सियत के बारे में बात की जाए तो उनकी शख्सियत में हज़ारों चीज़ें लिखी जा सकती है। अगर बात गालिब की समझदारी के बारे में की जाए, अगर गालिब के ख़ुतूत निगारी के बारे में बात की जाए तो हज़ारों किताबें भरी जा सकती है। यानी हर फ़न में बहुत आला शख्सियत, एक अजीम शख्सियत, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो दोस्तों, कहने का मेरा मकसद ये है, ये क्लास 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, नेट, स्लेट सभी तक के काम आ सकती है। काफ़ी चुनिंदा, काफ़ी ख़ास चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अब आपको क्या करना है, समझने वाली बात सिर्फ ये है, बताने की बात ये है, अगर मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में सब कुछ लिखने बैठूंगा तो समझ लीजिए मेरा वीडियो 1 घंटे का नहीं बल्कि 1 साल का हो जाएगा और मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में सब कुछ बयान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जहाँ से आपके सवाल पुटअप होते हैं, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, कोशिश की गई है उन सवालों को यहाँ पर इकट्ठा करने की, उन चीज़ों को, उन तथ्यों को, उन नोट्स को, उन पॉइंट्स को आपके सामने यकजा करके आपके सामने पेश करने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पहले इसका लिंक कॉपी करें और वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में पहले शेयर कर दें। उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए इतनी कोशिशें की जा रही है, तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है कि सर के लिए इतना कर ही सकते हैं। आप मेरे लिए इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप में, अपने दोस्तों में और जहाँ पर भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, चाहे जैसे भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, मैं बातें आपसे ज़्यादा नहीं करूँगा। कुछ बच्चों को मेरी बातों से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, तो मैं सीधा टॉपिक की जानिब चलता हूँ। आप अपनी क्यूरीज़ को, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ या नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में आपसे बात कर सकूँ। टॉपिक है दोस्तों मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग गालिब। ठीक है, असदुल्ला बेग खां, ये खां बेग हो गया, असदुल्ला बेग खां गालिब इनका तखल्लुस है। इनके बारे में बारी बारी चीज़ें हम एक एक करके जानते हैं। गालिब का मुख्तसर तारुफ। सबसे पहले बात करते हैं गालिब के तारुफ के बारे में। गालिब कौन है? नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां। तखल्लुस इब्तिदा में असद इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब इख्तियार कर लिया। आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि गालिब जो हैं एक नई रविश के इंसान थे। एक नया तर्ज अपनाना, एक नई चाल चलना, लोगों से हटकर अपना एक अलग मुकाम रखना, ये गालिब की शख्सियत है। असद तखल्लुसी शायर और थे जो असद इस्तेमाल करने लगे थे, तो गालिब ने कहा कि इस नाम से, इस तखल्लुस से कोई और इख्तियार करे, कोई और रखे और मैं उसकी पैरवी करूँ, मैं उसकी कॉपी करूँ। मैं ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि मैं दुनिया से हटकर हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ। उन्होंने गालिब एक नई रविश इख्तियार की, एक नया तखल्लुस आपने इख्तियार किया। तो इब्तिदा में शुरुआत में असद तखल्लुस इख्तियार करते थे, बाद में आपने गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। उर्फ मिर्ज़ा नौशा, यानी गालिब को मिर्ज़ा नौशा के नाम से भी जाना जाता था। लक़ब की बात की जाए तो दोस्तों आपको हैवान ज़रीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दिया है। आपका लक़ब है हैवान ज़रीफ़ और ये किसने दिया है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, आपके शागिर्द ने दिया है। हैवान ज़रीफ़ का क्या मतलब है मैं आगे आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। बात करते हैं ख़िताब की, तो गालिब को नजमुद्दौला, निज़ाम जंग और दबीरुल मलिक, ये देर हो गया दोस्तों, दबीरुल मलिक आपको क्या दिया गया है? ख़िताब आपको दिया गया है। बाद में PDF में सेट कर दूँगा। नजमुद्दौला का खिताब 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। साथ ही गालिब को 50 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मिला करता था, क्योंकि आप दरबार से मुंसलिक थे, दरबार से अटैच थे, दरबार से वाबस्ता थे। पैदाइश की बात की जाए तो दोस्तों 1797 में अकबराबाद यानी आगरा में आपकी क्या हुई? पैदाइश हुई है। आगरा को ही उस ज़माने में अकबराबाद कहा जाता था, ये मैं बारहा पहली क्लासों में बता चुका हूँ। 1797 ऑथेंटिक है, किताबों से लिया गया है। NCERT ने 1797 माना है। कहीं पर आपको 1796 भी मिलेगा, तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। 1797 ऑथेंटिक है। वफ़ात आपकी 1869 में दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई थी। आगरा में आप पैदा हुए थे और दिल्ली में आपकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी।
आपसे घुमा फिरा के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। गालिब की वफ़ात कब हुई थी, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, अकबराबाद, आगरा, आपको कंफ्यूज किए जा सकते हैं। आपको अकबराबाद ही याद रखना है, आगरा याद, अगर आपको पता होना चाहिए अकबराबाद को आगरा कहा जाता है। ये था गालिब का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के गालिब के नाम और उनकी शख्सियत के बारे में। अब बात करते हैं गालिब शख्सियत क्या है, गालिब किस पर्सनालिटी का नाम है। एक एक करके उन बातों को जानते हैं। तो गालिब एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि एक अजीम इंसान भी है। एक शायर हैं, एक नस्र निगार हैं, वो सब तो हैं ही, एक अजीम इंसान भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, एक शायर हो जाना बड़ी बात नहीं है, एक मुसन्निफ़ हो जाना बड़ी बात नहीं, एक शायर हो जाना, एक आला शख्सियत बन जाना, कोई पद पे फाइज हो जाना, किसी ओहदे पर फाइज हो जाना, ये सब चीज़ें अलग जगह होती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है इंसान का एक अजीम इंसान बनना, एक अजीम शख्सियत बनना, एक आला दर्जे का इंसान बनना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ इंसानियत सबसे ऊपर है बाकी सारे कामों से लेकर। तो गालिब एक अजीम इंसान थे, इंसानियत कूट कूट के भरी थी उनके अंदर। गालिब एक खुशफिक्र शायर थे और साथ ही अच्छे नसर निगार भी थे। ना सिर्फ शायर थे बल्कि अच्छे नसर निगार भी थे। आपने बहुत कुछ लिखा है, उनके बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे। गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों के अच्छे शायर हैं, साथ ही अच्छे नसर निगार भी हैं। गालिब को उर्दू और फ़ारसी दोनों ही ज़बानों में महारत हासिल है और दोनों ही ज़बानों में आपने नसर और नज़्म दोनों में लिखा है, शायरियाँ भी लिखी है और आपने नसर भी लिखा है। गालिब एक आफाकी शायर थे, उनके जहन और तजुर्बे की दुनिया लामहदूद है। महदूद कहते हैं सीमित, लामहदूद असीमित, लामहदूद असीमित है। उन्होंने जो तजुर्बा है, उनको जो दुनियावी चीज़ों आफाकी बनाए, आफाक से यूनिवर्सल, आफाक यानी यूनिवर्सल। गालिब एक यूनिवर्सल शायर हैं। वो जो बात लिखते हैं वो दुनिया के हर इंसान उसको कनेक्ट कर सकता है, हर इंसान उससे जुड़ सकता है, हर इंसान को डीपली समझ सकता है। यानी कोई भी इंसान जब उस चीज़ को पढ़ेगा तो महसूस करेगा शायद ये चीज़ मुझसे ही अटैच होती है। तो गालिब एक आफाकी शायर हैं, पूरी दुनिया की जहन को, दुनिया की बातों को, दुनिया की फीलिंग्स, उनके जज्बात को मैच करके, अटैच करके उन चीज़ों को लिखा करते हैं। गालिब ने शायरी और नस्र निगारी दोनों की इब्तिदा फ़ारसी से की थी और बाद में आप उर्दू से क्या हो गए, मुतवज्जो हो गए। ये था गालिब का शख्सियत के बारे में, आप कैसी शख्सियत हैं। बात करते हैं ख़ानदान के बारे में। ख़ानदान शुरू कहाँ से होता है, वालिद साहब से। गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग उर्फ दुल्हा। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, दुल्हा किसका उर्फ है, किस अजीम शायर के वालिद का उर्फ दुल्हा है। अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम था, उर्फ दुल्हा के नाम से दुल्हा के नाम से जाने जाते थे। अब्दुल्ला बेग अलवर रियासत, तो अलवर ज़िला है, उस ज़माने में रियासत हुआ करती थी, 1800 के टाइम की बात है। अलवर रियासत के राजा बख्तावर सिंह की फ़ौज में मुलाजिम थे, वहाँ पर नौकरी करते थे। 1801 में जब गालिब 5 बरस के थे तो उनके वालिद की गोली लगने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जब गालिब छोटे ही थे, 5 साल के थे, तो उनके गालिब के वालिद की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। किससे, गोली लगने से। बात करते हैं वालिदा की। वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा। क्या नाम है दोस्तों, इज़्ज़तुन्निसा। वालिद वालिदा सभी के नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलना मत। गालिब से तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। बीवी का नाम है उमराव बेगम। किस अजीम शख्सियत की बीवी का नाम उमराव बेगम है। गालिब की बीवी का नाम क्या था, कैसे भी घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। चचा का नाम है नसरुल्लाह बेग। चचा का नाम बताना क्यों ज़रूरी है, वो हमने ब्लू में अलग से लिखा है। चचा का नाम है नसरुल्लाह बेग। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन अभी गालिब 9 बरस के हुए थे कि चचा की भी क्या हो गई, वफ़ात हो गई। गालिब में स्पेस छूट गया है, गालब हो गया। गालिब के चचा की भी वफ़ात हो जाती है कब, 9 बरस के बाद, क्योंकि गालिब के वालिद का इंतकाल हो जाता है जब वो 5 बरस के होते हैं। फिर चाचाओं की परवरिश करते हैं, लेकिन चाचा का भी इंतकाल हो जाता है। दादा का नाम है मिर्ज़ा कौकान बेग। मिर्ज़ा कौकान बेग ये खानवाद तुरान से ताल्लुक़ रखते थे। ये खानवाद तुरान से ताल्लुक़ रखते थे। ये समरकंद के बाशिंदे, समरकंद के नागरिक थे और शाह अब्दाली के तीसरे हमले के बाद समरकंद से रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए थे। कौन, उनके दादा कौकान बेग। उस वक्त दिल्ली में शाह आलम की क्या थी, हुकूमत थी, उनका राज था, उनका शासन था। मिर्ज़ा कौकान के 2 बेटे थे, एक का नाम था अब्दुल्ला बेग और एक का नाम था नसरुल्लाह बेग। बड़े इनके वालिद कौन थे, अभी मिर्ज़ा गालिब के वालिद बड़े थे और उनके चचा का नाम था नसरुल्लाह बेग। अब्दुल्ला बेग की शादी एक साहिब सरवत ऑफिसर मिर्ज़ा गुलाम हुसैन की बेटी इज़्ज़तुन्निसा से हुई। किनकी, इनके वालिद की शादी एक साहिब सरवत ऑफिसर मिर्ज़ा गुलाम हुसैन की बेटी इज़्ज़तुन्निसा से हुई, जिनसे क्या होते हैं, गालिब पैदा होते हैं। अब्दुल्ला बेग की 3 औलादें थीं। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग यानी कि गालिब खुद, मिर्ज़ा यूसुफ और खानम उनकी बेटी थी।
यानी गालिब कुल मिलाकर 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े गालिब थे, फिर उनके भाई यूसुफ थे और उनके बाद उनकी बहन खानम थी। ठीक है, 3 भाई बहन थे। वालिद और चचा की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश उनके नाना ग़ुलाम हुसैन ने की। इस तरह गालिब का बचपन ननिहाल में गुजरा। आपको पता है, बच्चा घर में रहता है तो बड़े अरमान करता है नानी के घर जाएंगे, मोटे होकर आएंगे, नानी के घर जाएंगे, खूब मज़े करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब गालिब नानी के घर चले गए, नाना जी के घर चले गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ऐश आराम से ज़िंदगी गुजारी। नाना जी घर बहुत ऐश आराम से ज़िंदगी गुजारी। नाना ग़ुलाम हुसैन के उनका बचपन गुजरा। उन्होंने अपना बचपन ऐश परस्ताना माहौल में गुजारा। यही वजह है कि ये शराब नौशी के आदी बन गए। और जब इंसान आराम से रहता है, जब इंसान को ऐशो इशरत का माहौल मिल जाता है, तो हर तरह के गलत कामों में लग जाता है। जुआ, शराब, चोरी, डाका, सभी कामों में क्या हो जाता है, मुलविस हो जाता है। तो गालिब ना सिर्फ शराब पीने के बल्कि जुआ खेलने के भी क्या हो गए थे, आदी हो गए थे। इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था 2 बार। यही नहीं बल्कि उनको एक डोमनी से, एक छोटी कास्ट के लोग ज़माना हुआ करते थे, डोमनी से इश्क भी हो गया था। इसी वजह से 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। आपको पता है, जब बच्चा गलत राह पे चला जाता है तो कहते हैं कि शादी कर दो, ब्याह कर दो, ठिकाना आ जाए। एक मारवाड़ी में कहा था ना, ब्याह कर दो, ठिकाना आ जाए। तो बहुत ही कम उम्र में, 13 साल की उम्र में ही उनकी क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। क्योंकि उनका लक्षण थोड़े क्या हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे। और मेरे लक्षण बहुत सीधे हैं, इसलिए मेरी आज तक शादी नहीं हुई। ठीक है। चचा की वफ़ात के बाद गालिब को अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से मुसलसल वजीफ़ा मिलने लगा। उनके चचा जो थे वो अंग्रेज़ हुकूमत में रिसालदार थे, तो उनको क्या मिलता था, तनख्वाह मिलती थी। और जब बाद में चचा हट गए, चचा भी मर गए, तो गालिब को वजीफ़ा मिलने गया गालिबन 700 रुपये। इसकी मैं ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन हाँ शायद 700 रुपये का वजीफ़ा मिला करता था। कहीं मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये वजीफ़ा नवाब अहमद बख्श की मेहनत और कोशिशों से मिलना शुरू हुआ। यानी गालिब खुद तो कोशिश कर नहीं सकते थे, मिर्ज़ा अहमद बख्श ने कोशिश की, मेहनत की कि उनको ये क्या मिले, उनको ये वजीफ़ा मिले। अहमद बख्श ने कोशिश क्यों की? ये अहमद बख्श कौन है, तो ये भी आप जान लीजिए। नवाब अहमद बख्श नवाब इलाही बख्श मारूफ के भाई थे, मारूफ साहब के भाई थे। भाई ने कोशिश की कि इनको क्या मिलना चाहिए, गालिब को वजीफ़ा मिलना चाहिए। अब बताइए, उनको मारूफ साहब को गालिब से क्या लेना देना था? मारूफ साहब की बेटी से गालिब का क्या हुआ था, निकाह हुआ था। यानी गालिब जो थे इलाही बख्श मारूफ के क्या थे, पावना थे। क्या थे, पावना थे। अब पावना क्या था, बेरोजगार। पावना क्या था, बेरोजगार। पावना के पास पैसे है ही नहीं, पावना है नल्ला। तब क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि उनको कुछ कहीं से कुछ मिलना शुरू हो, वजीफ़ा अगर मिलना शुरू हो। तो ससुर साहब से भी कुछ नहीं हुआ, इलाही बख्श से भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई को बोला, नवाब अहमद बख्श को, कि पावना के लिए कुछ तो कर। तो अहमद बख्श ने कोशिश की कि उनको क्या मिलना चाहिए, वजीफ़ा मिलना चाहिए। और अहमद बख्श की कोशिशों से उनको वजीफ़ा मिलने लगा। नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी उमराव से ही गालिब का क्या हुआ था, निकाह हुआ था। 1857 में वजीफ़ा पेंशन बंद हो गई। वजीफ़ा नहीं, पेंशन ही होता है। ये वजीफ़ा क्या हो गया, बंद हो गया। कब? 1857 में। क्यों? क्रांति होने के बाद, जब मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ी सरकार आ गई, ये सब मामले ख़राब हो गए, तो ये पेंशन मिलना गालिब को क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया। गालिब पर यह इल्ज़ाम आयद हुआ कि आप किला मुअल्ला में जाकर बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ करते हो। किला मुअल्ला लाल किले में जाकर, यानी कि पेंशन कौन देता था, अंग्रेज़ सरकार देती थी। और उनको इस बात से क्या था, एतराज़ था कि तू खाता हमारा है और बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लों की क्या करता, तारीफ़ें करता लाल किले में जाकर। उनको ये बात रास नहीं, तो उन्होंने क्या किया, गालिब की पेंशन क्या कर दी, बंद कर दी। यानी मुग़ल बादशाहों से वाबस्तगी इस पेंशन का रुकावट का सबब बनी। हालांकि बाद में बहाल हो गई। बहाल होना का मतलब होता है, बहाल से मतलब है किसी चीज़ को पुनरावस्था में लेकर आना। कोई चीज़ जैसे पहले चल रही थी वापस उसी ढंग में लेकर आ जाना, उसे बोलते बहाल करना। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी पेंशन बंद कर दी थी, बाद में वापस चालू कर दी थी, उसी हाल में लेकर आ गए थे जैसे पहले थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा। अब बात करते हैं शादी के बारे में। 13 बरस की उम्र में इनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई। याद रखिएगा कि इनकी बेटी है इलाही बख्श मारूफ, इनकी बेटी का नाम है उमराव बेगम। और इनकी 13 साल की उम्र में इनकी क्या कर दी, शादी कर दी गई थी, ताकि घर में टिक कर बैठे। 1812 में मुस्तकिल तौर पर गालिब दहली मुंतकिल हो गए और वहीं रहने लगे, वहीं सकूनत इख्तियार कर ली दहली में ही। 1812 में पेंशन के लिए सफ़र कहाँ तक किया। शादी के बाद अखराजात बढ़ गए और गालिब ने अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट उस ज़माने में कलकत्ता में मुकदमा पेश किया। शादी के बाद सबके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ा उनको, कोर्ट में दायर करना पड़ा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मेरा वजीफ़ा बढ़ाया जाए। तो 1826 में दिल्ली से सफ़र की उन्होंने शुरुआत की। दिल्ली से निकले कलकत्ता के लिए, ठीक है। तो दिल्ली से सफ़र की शुरुआत की, दिल्ली से कानपुर और कानपुर से लखनऊ का इन्होंने सफ़र किया। लखनऊ में 1 साल तक इनका क़याम रहा, वहीं ठहरे रहे।
और उनकी याद में एक मुशायरा भी हुआ। गालिब जदीद शुरा के मजलिस में एक इस पे ना पैरोडी भी बनाई इसके ऊपर। लखनऊ से बनारस और बनारस से पटना और पटना से फिर कलकत्ता 1828 में पहुँचे। इनको दिल्ली से कहाँ पहुँचना था, कलकत्ता पहुँचना था, लेकिन कलकत्ता पहुँचने के लिए जो सफ़र हुआ वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, पहले दिल्ली से कानपुर निकले, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, बनारस से पटना, पटना से आपको कलकत्ता सफ़र तय हुआ और 1828 में आप कहाँ पहुँचे, कलकत्ता पहुँचे। लेकिन यहाँ उनको कोई कामयाबी नहीं मिली, यानी कि तनख्वाह फिर भी नहीं बढ़ाई गई। बिल आखिर 1829 में वापस दिल्ली चले आए। उनको पता था कुछ होने जाना नहीं है, पैसा बढ़ने वाला नहीं है। 1829 में वापस कहाँ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। इनके अलावा लखनऊ, कानपुर, बनारस, पटना, कलकत्ता के अलावा भी मुर्शिदाबाद और रामपुर भी इनका सफ़र रहा था। गालिब ने यहाँ का भी सफ़र किया है। 1857 के दौरान उनका ताल्लुक रामपुर से भी रहा है, रामपुर रियासत से उनका ताल्लुक रहा है। वहाँ 100 रुपये माहाना की तनख्वाह पर वाली रियासत रामपुर मिर्ज़ा यूसुफ को इस्लाह दिया करते थे, इस्लाह देते थे, और इस्लाह देने के उनको 100 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। अब कहाँ तो 700 रुपये वजीफ़ा मिलता था, पेंशन मिलती थी, अब कहाँ 100 रुपये में काम करना पड़ रहा है। बीवी आने के बाद बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, भैया हिसाब से काम लेना। ठीक है, बात करते हैं तालीम के बारे में। ये था उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन। बात करते तालीम, तालीम कहाँ से हासिल की, तो देखा जाए तो दोस्तों गालिब ने किसी तालीम हासिल नहीं की, वो उनका खुद का सेल्फ जो कुछ किया सेल्फ किया था। गालिब ने मशहूर आलिम दीन मौलवी मुअज़्ज़म से तालीम हासिल की थी, इब्तदाई तालीम, मदरसे की तालीम, शुरुआत तालीम कहाँ से की थी, मौलवी मुअज़्ज़म से तालीम हासिल की थी। बकौल हाली क्या कहते हैं, चूँकि अक्सर लोग गालिब को बेउस्ताद कहा करते थे, सब कहते थे गालिब का कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए गालिब ने मुल्ला अब्दुस समद को फ़र्ज़ी उस्ताद बना लिया था। मिर्ज़ा अब्दुस समद को क्या बनाते थे, अपना उस्ताद बताते थे। कभी कभी कई जगह जब वो लिखा करते थे तो कहते हैं मिर्ज़ा अब्दुस समद कौन है, मेरा उस्ताद है। अब मिर्ज़ा अब्दुस समद कौन है ये भी जानिए। मुल्ला अब्दुस समद एक ईरानी नसराद नौ मुस्लिम आलिम थे जो अकबराबाद आए थे, यानी आगरा आए थे। उस वक्त गालिब की उम्र 4 साल की थी। कितने साल के थे, गालिब 4 साल के थे, और गालिब ने उनको अपना उस्ताद मान लिया था। जैसे एकलव्य का और उनका हुआ था ना केस, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, द्रोणाचार्य वाला, जिन्होंने अंगूठा दे दिया था। ये बात तो तय है कि गालिब ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी इदारे में तालीम हासिल नहीं की, लेकिन मुताले और मुशाहिदे से कायनात और अशियाई कायनात का गहरा इल्म हासिल कर लिया था, और ऐसा मुताला किया कि उनके बातिन तक पहुँच गए। ये चीज़ बहुत ख़ास होती है दोस्तों, ये आपके लिए भी काम आएगी इन फ्यूचर, और कहीं ना कहीं मुझ में ये चीज़ कनेक्ट होती है। गालिब ने बाज़ाब्ता तौर पर, आपको मैंने अब तक जितनी भी सवानहात पढ़ेगी, जितने भी लोगों का, जितने भी शायरों का, मुसन्निफ़ों के बारे में बताया है, मैंने कहा है वो फ़लाना लंदन पढ़ने गए थे, वो यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, उन्होंने फ़लाँ मदरसे में पढ़ा था, उन्होंने फ़लाँ मदरसे में पढ़ा था, उनके घर मौलाना पढ़ाना आते थे। यानी सभी शायर शुरा सभी बहुत ज़्यादा आला शख्सियत, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा इल्म होता था, बहुत ज़्यादा जानकारी वाले होते थे। गालिब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना कभी मदरसा ज्वाइन किया, ना कोई स्कूल ज्वाइन किया, बाज़ाब्ता तौर पर, परमानेंटली तौर पर कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की। लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ गालिब ने लिखी है, फिर चाहे गालिब ने शेर व अशार लिखे हैं, फिर वो चाहे गालिब ने खतूत लिखे हैं, तो गालिब की पैरवी वापस कोई नहीं कर सका। मैं ये नहीं कहता गालिब की नकल कोई नहीं कर सका, बल्कि गालिब की पैरवी भी कोई नहीं कर सका। गालिब के जैसा लिखने की कोशिश भी कोई नहीं कर सका। गालिब ने अपना एक तरीका ईजाद किया है और वो तरीके पे खुद बन कर रहे, और ये क्या है, सेल्फ मुताला। खुद ने ही सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ के, जान जान के, सीख कर, खुद ने ही अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि अपने आप का एक नाम कायम कर लिया हमेशा, बिना किसी स्कूल, बिना किसी उस्ताद के। कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में कनेक्ट होती है, कहीं सारी बातें। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन एक भी हयात ना रहा। ये गालिब की ज़िंदगी का बहुत, क्या कहते हैं, दर्द भरा लम्हा है। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन ज़िंदा एक भी नहीं रहा, कोई हयात नहीं रहा। उसके बाद उनकी बीवी ने अपने भांजे ज़ैनुल आबिदीन को गोद ले लिया। किसको ले लिया, ज़ैनुल आबिदीन गोद ले लिया। ज़ैनुल आबिदीन आरिफ तखल्लुस किया करते थे, इख्तियार करते थे, वो भी शेर व शायरी किया करते थे। एक मुँह बोला बेटा बना लिया, किसको, ज़ैनुल आबिदीन को, और वो आरिफ तखल्लुस रखा करते थे। ज़ैनुल आबिदीन और आरिफ दोनों एक ही नाम है, कई बार कंफ्यूज करते थे लोग, आरिफ खान मोहम्मद आरिफ लिख देते हैं, नहीं, ज़ैनुल आबिदीन उनका मुँह बोला बेटा था और वो आरिफ तखल्लुस इख्तियार किया करते थे। ठीक है। उनकी वफ़ात भी जवानी में ही हो गई। जवानी में इनकी क्या हो गई थी, वफ़ात हो गई थी। ऐसा नहीं, जवान होने के बाद इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी हुए थे, 2 बेटे हुए थे इनके, और उसके बाद क्या हो गई थी, वफ़ात हो गई थी। इसका गालिब को बेहद सदमा लगा था। यही वजह कि गालिब ने उनकी वफ़ात पर मर्सिया लिखा था। क्या लिखा था, मर्सिया लिखा था। आखिरी अय्याम में गालिब की क़ुव्वत समाअत कम हो गई। क़ुव्वत समाअत आपने टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ा हो ना, समई और बसरी।
समात यानी सुनना, श्रवण की शक्ति, सुनने की शक्ति क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। बाज़ मरतबा बात को लिख कर पेश किया जाता था, इतनी हालत ख़राब थी कि कोई बात लिख कर देती, वो लिख कर ही उसका जवाब दिया करते थे या बोल के जवाब दे दिया करते थे। लेकिन सुनने की शक्ति क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी आखिरी दिनों में गालिब के। गालिब आम खाने के बेहद शौकीन थे। इसी वजह से कहा जाता है कि कसरत से आम खाना भी उनकी मौत का सबब बना। सबब बना, क्या बना, सबब बना। वफ़ात मौत से एक दिन कबल उन पर फालिज गिरा और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। फालिज गिरा, लकवा हो जाना, लकवा हो गया था एक दिन पहले और बाद में क्या होगी, मौत हो गई। और लोग कहते हैं ज़्यादा आम खाने से क्या हो जाती है, इंसान की मौत हो जाती है। ये सब बातें लोग कहा करते थे और आखिर में गालिब की क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों गालिब की अदबी ज़िंदगी के बारे में। अदब में गालिब का क्या मकाम है, इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली जानेंगे नहीं, बस पढ़ लेंगे कैसा कैसा माहौल रहा है गालिब के साथ। गालिब ने शायरी की इब्तिदा 11 बरस की उम्र में कर ली थी। शायरी की इब्तिदा फ़ारसी ज़बान से की, पहले फ़ारसी में बाद में उर्दू की तरफ मुतवज्जो हुए। पहले फ़ारसी में बाद में उर्दू लिखने लगे। गालिब को फ़ारसी ज़बान में भरपूर कुदरत और महारत हासिल थी। इसका असर उर्दू शायरी में भी नज़र आता है। फ़ारसी इतनी अच्छी आती थी कि उर्दू में भी उन चीज़ों को शामिल किया करते थे जा बजा। गालिब ने उर्दू शायरी में फ़ारसी तराकीब का कसरत से इस्तेमाल किया है, लेकिन गालिब ने नए नए अल्फाज और तराकीब में लतीफ़ जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। गालिब ने इब्तदाई कलाम में सकील, मुश्किल और पेचीदा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, बाद में सहल पसंदी की तरफ मुतवज्जो हुए। गालिब चूँकि बहुत आला शख्सियत थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ज़बान के बारे में बहुत अच्छी। गालिब ने लुगत साजी का काम भी किया है, लुगत नवीसी, डिक्शनरी में भी काम किया है आपने, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी नॉलेज होने के साथ शुरुआत में शकील अल्फाज, मुश्किल, शकील भी कहते हैं मुश्किल, कठिन, जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, बहुत आला चीज़ें लिखा करते थे। लेकिन पता लगा कि इतना हैवी लिखने से लोग समझ ही नहीं पाएंगे, लोग इसी में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, तो बाद में सहल पसंद की तरफ आ गए और बिल्कुल आसान और सीधी सरल भाषा में आप लिखने लगे। बात करते हैं गालिब के कलाम की खसूसियत। मैं सिर्फ शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ, सब चीज़ें की बहुत डीपली आपके सवाल इससे बनेंगे, तो आपके लिए सब चीज़ें जानना क्या है ज़रूरी है। गालिब के कलाम में शोखी और ज़राफ़त बहुत ज़्यादा है। शोखी, ज़राफ़त कहते हैं हंसी मजाक। गालिब के कलाम में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मस्त इंसान, हर फॉर्मूला इंसान थे। शोखी और ज़राफ़त, जिद्दत और नुदरत उनकी खसूसियात हैं। शोखी, ज़राफ़त, हंसी मजाक, जिद्दत, नयापन, नवीनता, नुदरत भी कहते हैं अनोखापन, एक नयापन, एक नवीनता, अनोखापन उनकी शायरियों में, उनके कलाम में नज़र आता है। गालिब की शायरी एक निगार खाना है जिसमें हर शख्स को अपनी तस्वीर नज़र आती है। निगार खाना गैलरी भी कहते हैं, यानी गालिब ने जो चीज़ें लिखी है ऐसी लिखी है, ऐसी कनेक्ट कर लिखी है, जब भी कोई इंसान पढ़ता है, जब भी कोई इंसान को कनेक्ट करता है तो अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, उसे लगता है शायद मेरे ही लिए लिखा गया है। इतना खूबसूरती के साथ बातों को पेश किया करते थे। गालिब के कलाम में तहदारी भी है और सहल पसंदी भी है, यानी मुश्किल भी है और आसानी भी है। गालिब ने दोनों तरह की चीज़ लिखी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लिखा है, बहुत आसान भी लिखा है। गालिब ने गज़ल को इश्क व मोहब्बत के महदूद दायरे से निकाल कर नित नए मौज़ूआत पेश किए। नित नए यानी नए नए, बिल्कुल नयापन आपने इख्तियार किया है। गज़ल सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक सीमित थी, आपने इश्क व मोहब्बत को हटाकर एक नई चीज़ों तक गज़ल को पहुँचाया है। गालिब ने गज़ल को फ़िक्र और फ़न दोनों तरह से मुतासिर किया है। फ़िक्र और फ़न, फ़िक्र का मतलब होता है थॉटनेस, सोच, एक वसी सोच, एक आला दर्जे की सोच आपने इसमें शामिल की है। फ़न, लिखने की जो कला है वो लोगों से हटकर है, तो आपने दोनों ही तरह से उसको मुतासिर किया, प्रभावित किया है गज़ल को। गालिब ने अपनी गज़लों में हकीमाना अफ़कार और मुतसव्विफ़ाना ख़यालात को पेश किया है। हकीमाना कहते हैं हिकमत वाली बात, सलाहियत वाली बात, नसीहत वाली बातें पेश की है। मुतसव्विफ़ाना कहते हैं सूफियाना अंदाज़ को भी आपने पेश किया है। गालिब के यहाँ नित नए मज़ामीन मिलते हैं। गालिब के यहाँ इख्तिसार भी, इख्तिसार कहते हैं संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, उनके यहाँ बात से बात पैदा करने का फ़न भी है। तो जामियत और मानवियत उनके कलाम में खूब है। मैंने खून कर दिया इसको यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो खूब है, मिसप्रिंट है, उनके कलाम की खूबी है। उनके कलाम क्या है, खूबी है। जामियत कहते हैं व्यापकता, मानवियत कहते हैं मनुष्यता, या मानवियत कहते हैं मानी से बना मानवियत, स्पष्टीकरण। जामियत इतना व्यापक है, जामियत इतना व्यापक है कि कोई चीज़ लिखी जाए तो सभी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और मानवियत से मुराद है इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी उसमें है कि हर इंसान उसको पढ़ेगा, अपने आप से कनेक्ट करेगा और बातों को सहलवियत समझ भी पाएगा। बात इतनी गहराई से नहीं कि लिख दी और एक इंसान, हर इंसान समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है और अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ को जोड़ सकता है। गालिब फरसुदा और बेकार मज़ामीन को भी नित नए अंदाज में पेश करते हैं, बेकार चीज़ों को भी ऐसे उठाते हैं और एक नए अंदाज में पेश करते हैं, पढ़ने वालों को क्या आ जाए, मज़ा आ जाए। फ़िक्र की गहराई, गीराई और नादिर हयात उनके कलाम की खूबी है, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचना उनकी खासियत है।
गालिब अपनी ज़हानत से बहुत जल्द ही एक मुसल्लमुस सबूत उस्ताद बन गए। ज़ौक़ की वफ़ात के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद बन गए। अपनी ज़हानत से, अपनी सोच से, अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, ख़ुद का मुताला करके बहुत अजीम आप क्या बने, उस्ताद बने। हाली जैसे आपके शागिर्द रहे, तो आप सोचिए कितनी अजीम हस्ती हैं गालिब। गालिब एक शोखियाना मिजाज के मालिक थे, तमाम हालात में मुस्कुराना जानते थे। 7 औलाद होना, 7 बच्चे होना और एक भी ज़िंदा ना रहना, एक भी हयात ना रहना, दिल्ली का बार बार उजड़ना, 1857 के हंगामे होना और इतने दुख भरे हालात में, इतनी तकलीफ़ों का हालात में भी मुस्कुराना जानते थे। और यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। हालात ज़िंदगी में कैसे भी आते हैं, इंसान को रो कर, इंसान को परेशान होकर, तकलीफ़ ज़दा होकर, उस गम में डूब कर उनका हल निकलने वाला नहीं है। इंसान को हर हालत में मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत रसूलुल्लाह है। मुस्कुराना सुन्नत रसूलुल्लाह, इंसान हर हालत में मुस्कुराना चाहिए। अल्लाह ताला हर इंसान को, हर तकलीफ़ों को एक न एक दिन क्या करता है, दूर किया करता है। तो गालिब उस तरह के इंसान थे। इसलिए हाली क्या लिखते हैं उनके बारे में, ये देखिए। एक तरफ तो गालिब को माली दुश्मनियाँ थी, पैसे की बहुत तंगी थी, दूसरी तरफ दिल्ली को उजड़ने और अपनी तहजीब के मिटने का गम था। लेकिन गालिब उन सब हालात में मुस्कुराना ना भूले। यही वजह है कि हाली ने उनको हैवान ज़रीफ़ कहा है। क्या कहा है दोस्तों? हैवान ज़रीफ़ कहा है। गालिब लफ्ज़ को लग़वी मानों से ज़्यादा ताबीरी मानों में इस्तेमाल करते थे। लग़वी माना डिक्शनरी में जो लफ्ज़ का मतलब लिखा वो नहीं, बल्कि असल में उसका मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब निकल सकता है, ताबीरी मानों से उसका इस्तेमाल क्या करते थे। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जुआ खेलने, क़ीमारबाजी, ये क्या है, क़ीमारबाजी के पादाश में उसके वजह से उनको 2 मरतबा जेल भी जाना पड़ा। किसकी वजह से? जुआ खेलने की वजह से। गालिब के तसानीफ़, आखिरी टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। गालिब शायरी होने के साथ साथ एक अच्छे नसर निगार भी थे। उन्होंने नसर की इब्तिदा फ़ारसी ज़बान में की। फ़ारसी ज़बान में गालिब की 3 अहम नसरी तसनीफ़ है। कौन कौन सी है? महर नीमरोज़, पंच आहंग और दस्तंबो। बारी बारी तीनों बारे में जानते क्या चीज़ें हैं तीनों। पहली है महर नीमरोज़। इसमें मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। इसमें अहद तैमूरी से लेकर हुमायूं तक के हालात दर्ज हैं। इसका दूसरा हिस्सा माह नीम माह है। इसमें अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के हालात हैं। दूसरी है पंच आहंग। ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पंच आहंग से समझ गए आप, 5। इसमें गालिब की इंशा पर्दाजी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। तीसरी है दस्तंबो। ये रोज़नामचा की शक्ल में है, लिखी गई है। इसमें 1850 से 1857 तक के हालात दर्ज हैं। इसका उर्दू तर्जुमा ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने किया है। अब है क़ाते बुरहान। ये एक लुग़त है। ये क्या है? लुग़त कहते हैं डिक्शनरी को। क़ाते बुरहान से मतलब क्या है? इसमें मौलवी मोहम्मद हसन तबरेज़ी की लुग़त डिक्शनरी बुरहान क़ाते की गलतियों को गालिब ने क़ाते बुरहान के नाम से जमा किया है। अगर आपने 3rd ग्रेड में इस्माइल मिर्ठी का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया था कि क़ाते बुरहान का जवाब साते बुरहान से दिया था। किसने दिया था? आप मुझे वीडियो में देखकर बताइएगा। एक बार गालिब ने लिखा था क़ाते बुरहान, इसी क़ाते बुरहान का जवाब साते बुरहान से दिया था। ठीक है, किसने दिया था इसका जवाब आपको देना है मुझे कमेंट में, इस्माइल मिर्ठी वाला चैप्टर देखने के बाद। इस लुग़त में गालिब ने मुल्ला अब्दुल समद को अपना उस्ताद लिखा है, लेकिन क़ाज़ी अब्दुल वदूद और दीगर मुहक्किकीन ने इसको फ़र्ज़ी माना है। क्या कहते हैं? फ़र्ज़ी है, वो उनके कोई उस्ताद नहीं थे। फिर लिखा है सबतची। क्या लिखा है? सबतची। इसमें वो अशार हैं जो फ़ारसी कुल्लियात में लिखने से रह गए थे, वो इसमें शामिल किए गए हैं। फिर है क़ादिरनामा। गालिब ने आरिफ के दोनों बेटों हुसैन और बाक़िर के लिए लिखी। ये 8 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर रिसाला है। आरिफ कौन? उनके मुँह बोले बेटे। रुक़यात गालिब। इसमें फ़ारसी ज़बान में लिखे गए 15 मकतूब हैं, 15 मकतूब यानी ख़त हैं। निकात गालिब। इसमें फ़ारसी कवाइद उर्दू ज़बान में लिखे गए हैं। फ़ारसी के कवाइद, फ़ारसी के ग्रामेटिक रूल्स उर्दू ज़बान में इसमें लिखे गए हैं। गालिब की मसनवियाँ, गालिब ने मसनवी भी लिखी है। अब्र गौहर बार, बाद मुखालिफ, चिराग देर और दर सिफ़त अम्बा। ये एक नामुकम्मल मसनवी है। इसमें मेराज का वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने अर्श बरी पे पहुँचे थे, तो उसका पूरा वाक़या इसमें बयान किया है। वो भी अधूरा है। कसाइद गालिब। गालिब ने कसीदे कितने लिखे? 4। कितने लिखे हैं? 4। 2 हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में। आपने टोटल 4 कसीदे लिखे हैं। और कसीदे वाला टॉपिक में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। दीवान गालिब। इसमें
तकरीबन 2000 अशार मौजूद हैं। कितने दें? 2000 अशार मौजूद हैं दीवान गालिब में, गालिब के दीवान में। खतूत गालिब की अगर बात की जाए, गालिब ने जो ख़त लिखे उनके बारे में बात की जाए, तो गालिब ने सबसे पहले खतूत को उर्दू नस्र से मुतारिफ़ कराया। ये गालिब का ही कमाल है कि खतूत निगारी को सबसे पहले अदब में शामिल करने का काम किसको जाता है? मिर्ज़ा गालिब को जाता है। इतने अनोखे अंदाज से आपने ख़त लिखे हैं। बकौल हाली क्या कहते हैं? मिर्ज़ा के उर्दू खतूत फिलवाकई सबसे निराले हैं। ना मिर्ज़ा से पहले ख़त व किताबत का ऐसा तरीका इस्तेमाल किया और ना ही किसी ने उनकी तकलीद की। ना तो मिर्ज़ा से पहले किसी ने लिखा, ना ही किसी ने पैरवी, ना ही बाद में कोई लिख पाया है। मिर्ज़ा गालिब ने जो खतूत निगारी की है वो वहीं तक ही सीमित होकर रह गई है। गालिब ने आम बोलचाल के अंदाज में ख़त लिखे हैं। आम बोलचाल, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ऐसे आपने ख़त लिखे हैं। ख़ुद उनका कहना है कि मैंने मुरासिले को मुकालमा बना दिया। गालिब खुद लिखते हैं अपने ख़तों में, मैंने मुरासिला कहते हैं ख़त को, मुकालमा कहते हैं बातचीत को। मैंने ख़त को बातचीत बना दिया, मैंने मुरासिले को मुकालमा बना दिया। गोया दो लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हों, ऐसा आपका ख़त लिखने का अंदाज़ होता है। गालिब ने अपने ख़तों में अदब व अलकाब को तर्क कर दिया। बहुत ज़्यादा मोहतरम जनाब, किबलाए मोहतरम, बहुत ज़्यादा अदब और अलकाब दिए जाते हैं। उन चीज़ को सब हटा के, हाँ भाई कैसा है भाई, और छोटू कैसा, और दोस्त कैसा है, सीधा नाम लेकर ऐसा बात करने का आपने तरीका उसमें इख्तियार किया है। बेमौका और बेमहल गुफ्तगू से परहेज़ किया है। सादा ज़बान और बेतकल्लुफ़ाना अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सादा ज़बान में। गालिब के खतूत से 1857 के तारीख़ी वाक़यात का भी इल्म होता है। गालिब ने सबसे ज़्यादा ख़त मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखे हैं। उसमें आपने बताया 1857 के मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली के किस घर में रहता हूँ, यहाँ पर 1857 में क्या पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, तो आप इस वक्त ज़नहार मत आना, अभी बिल्कुल मत आना, हालात ख़राब हैं। तो 1857 में किन किन कैसे हालात पेश, तो वो सब बातें अपने शागिर्दों को बताया करते थे, अपने शागिर्दों से, अपने दोस्तों से सब बातों का जिक्र किया करते थे कि 1857 में उस दौर में कैसे हालात वहाँ पर चल रहे हैं। तो 1857 में दिल्ली के जो हालात थे वो सारे गालिब के खतूत से क्या चलता है, उनके बारे में पता चलता है। अब आखिरी टॉपिक बच जाता है दोस्तों, गालिब के खतूत के मजमूए। गालिब के खतूत के मजमूए कौन कौन से हैं, बारी बारी देख लीजिए। 3 ही मजमूए हैं। एक है अवध हिंदी, एक है अवध हिंदी। ये गालिब की वफ़ात से 6 माह कबल यानी पहले 1868 में मुमताज़ अली ख़ान ने शाया किया था। दूसरा है उर्दू मुअल्ला, ये गालिब की वफ़ात के 17 दिन बाद उनके शागिर्द जवाहर सिंह जौहर ने शाया किया था। और तीसरा है खतूत गालिब। ये 3 इनके क्या हैं, खतूत के मजमूए हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि गालिब की ज़िंदगी से, गालिब की हयात से जुड़े हुए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। सभी चीज़ों को इसमें शामिल करने की क्या की है, कोशिश की है। और ऑलमोस्ट मैं आपको 30 चैप्टर यानी 30 पेपर इसके पढ़ा चुका हूँ, 30 पैनल में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद 31 नंबर से लेकर मिर्ज़ा गालिब के हयात और ख़िदमत एक नज़र, यानी मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी थोड़ी डिटेल में जाकर मैंने आगे कहानी में और बयान की है। एक टॉपिक वाइज नहीं लिखकर बल्कि एक मजमूनी शक्ल में। देखिए आप कंटिन्यू देखते जा रहे हैं। पेज नंबर 31 से लेकर आपको एक कोने में रेड कलर में पेज नंबर नज़र आ रहे होंगे। 31 से लेकर ये ऑलमोस्ट 50 तक होगा शायद जी। पेज नंबर 51, 52, 53, 54, 55, पेज नंबर 56 तक, यानी गालिब की ज़िंदगी से जुड़ी और भी बहुत सी बातें हैं जो कहानी के रूप में, कहानी के मजमूनी शक्ल में सब चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा यकजा किया है। उम्मीद करता हूँ ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, PDF लेकर आप उसमें टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। और आप जितना मैंने आपको वीडियो में बताया है, जितना मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, मैं समझता हूँ इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप थर्ड ग्रेड में हैं तो आपके लिए काफ़ी है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेकंड ग्रेड में है तो मैं समझता हूँ आपके लिए सफिशिएंट है, इससे आपका काम चल जाएगा। इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मेरी पूरी कोशिश है। फिर भी अगर आप और ज़्यादा चीज़ों को डीपली और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो आप PDF में बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आई होगी। फिर भी सबसे ज़्यादा मुझसे गलतियाँ आजकल रह जाती है, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। जहाँ 1725 होते हैं वहाँ 1752 हो जाते हैं, 52 का 25 हो जाता है और 5 आगे पीछे हो जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उर्दू टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, फिगर उल्टे टाइप करने होते हैं, तो कई बारी गलती मुझसे रह जाती है। अगर आपको नज़र आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कीजिए। 29 का 92 का 29 हो जाता है, 72 का 27 हो जाता है। 12 खासी गलती मैंने भी देखी है। मैं बार बार नोटिस करता हूँ, बार बार पढ़ता भी हूँ, बार बार चेक करता हूँ, बट फिर भी इक्की दुक्की इतना लंबा चौड़ा मैटर जब 60 70 पेज आपके लिए टाइप किए जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा मैटर जब टाइप किया जाता है उसको 12 रिपीट किया जाता है, पर फिर भी करते करते कहीं ना कहीं कोई ना गलती छूट जाती है। तो आप छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। उन चीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता दिया ताकि कमेंट में जो पिन कर सकूँ कि यहाँ पर आपको ये चीज़ याद करनी है। दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक, फिर एक नए शायर के साथ।
उसकी हयात ज़िंदगी के साथ, हयात ख़िदमत के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।